नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉयल एजुकेशन क्लास में। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हड़प्पा सभ्यता का जो बचा हुआ भाग है उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं कि किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या विचार दिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, इसके लिए विदेशियों के द्वारा सिद्धांत दिया गया, आर्यों के द्वारा, द्रविड्स के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा ये सिद्धांत दिए गए। अब देखिए, विदेशियों के द्वारा सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने दिया, उनका क्या क्या कथन था। आर्यों के द्वारा किस वैज्ञानिक ने दिया, द्रविड्स के द्वारा जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिए गए, स्थानीय लोगों के द्वारा जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। देखिए, विदेशियों के द्वारा उत्पत्ति। तो विदेशियों के द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत व्हीलर एंड चाइल्ड द्वारा दिया गया। व्हीलर एंड चाइल्ड का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के लोगों ने की थी, है ना। जो व्हीलर एंड चाइल्ड का मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किसने की थी, मेसोपोटामिया के लोगों ने की थी। अब देखिए, ये क्या लॉजिक देते हैं, व्हीलर एंड चाइल्ड क्या लॉजिक देते हैं इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए। इनका लॉजिक था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो हड़प्पा से पुरानी सभ्यता थी। ठीक है, एक लॉजिक इनका यह था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, हड़प्पा से पुरानी थी, इस वजह से मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई होगी। दूसरा इनका कथन था कि दोनों अर्बन सभ्यता थी। ठीक है, ये दोनों शहरी सभ्यता थी, इस वजह से हो सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई हो। अब देखिए, ये कथन वैलिड क्यों नहीं है, उसका रीज़न देखते हैं। अब देखिए, मेसोपोटामिया के लोग हॉर्स से परिचित थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग किससे, घोड़े से परिचित थे। लेकिन हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हड़प्पा के लोग हॉर्स से परिचित नहीं थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग तो घोड़े से परिचित थे, लेकिन जो हड़प्पा के लोग वो घोड़े से परिचित नहीं थे, इस वजह से ये कथन इनवैलिड है। मेसोपोटामिया में के बेलनाकार मोहरे, जबकि हड़प्पा में आयताकार मोहरे का प्रयोग होता था। ठीक है, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो व्यापार के लिए कैसी मोहरों का प्रयोग करते थे, बेलनाकार मोहर होती थी उनकी। लेकिन जो हड़प्पा के लोग जो व्यापार के लिए जो मोहरों का उपयोग करते थे वो कैसी थी, आयताकार। इस वजह से ये कथन पूर्णतः गलत है। फिर देखिए, आर्यंस के द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत, ये किस किस के द्वारा दिया जाता है, एल.एस. साय एंड रामचंद्रन द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। एल.एस. साय एंड रामचंद्रन का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति आर्यन के द्वारा हुई थी। ठीक है, इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, आर्यंस के द्वारा। अब देखिए, क्या लॉजिक देते हैं इसके लिए। लॉजिक, जिस सब सिंधु प्रदेश में आर्य रहते थे उसी जगह हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व करती थी। ठीक है, इनका मानना था कि जिस सब सिंधु प्रदेश में आर्य रहते थे उसी जगह हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व करती थी। इस वजह से इनका मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति वो आर्यंस के द्वारा ही हुई होगी। अब देखिए, इस कथन को अमान्य क्यों घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि आर्यन थे वो कैसे थे, रूरल सभ्यता थी ना। आर्यन कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता तो कैसी थी, शहरी सभ्यता थी। इस कारण से ये कथन इनवैलिड घोषित होता है। फिर देखिए, आगे देखिए, द्रविड्स के द्वारा उत्पत्ति, इसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, राखालदास बनर्जी द्वारा ये सिद्धांत दिया जाता है। ठीक है, राखालदास बनर्जी का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति द्रविड्स के द्वारा की गई, क्योंकि द्रविड़ ही कैसे थे, इंडिया के मूल निवासी थे। अब देखिए, ये कथन भी क्यों इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के कैसी थी, वो तो अर्बन सिविलाइजेशन थी, जबकि द्रविड़ कैसी सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन थी। ठीक है, इस वजह से ये कथन भी पूर्णतः अमान्य घोषित कर दिया जाता है। आगे देखिए, स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत रोमिला थापर एंड अमलानंद घोष द्वारा दिया जाता है। रोमिला थापर एंड अमलानंद घोष का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति स्थानीय लोगों के द्वारा ही हुई है। उनका रीज़न ये था कि क्योंकि जिस रीजन, जो क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया का वर्तमान क्षेत्र, उसमें हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई। वहाँ पहले कैसी सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन अस्तित्व में थी। वे समय के साथ रूरल सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ठीक है, इनका मानना यह था कि जो अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया का जो रीजन है उसमें हड़प्पा सभ्यता कैसी हुई, डेवलप हुई। क्योंकि पहले वहाँ पे कैसे रूरल सिविलाइजेशन थी, ग्रामीण सभ्यता थी, धीरे धीरे उनका विकास हुआ और धीरे धीरे किस में बदल गई, वो अर्बन सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता में बदल गई। ये कैसी होती है, वैलिड थ्योरी होती है ना। ठीक है, जो स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत उसको कैसा मान लिया जाता है, वैलिड मान लिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछे स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, रोमिला थापर एंड अमलानंद घोष ने दिया था, और ये कथन कैसा है, वैलिड है ना। ठीक है, तो कौन सा कथन वैलिड है, स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत से वैलिड है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा। इसी में देखेंगे किस किस ने क्या क्या बोला, उसके बारे में क्या क्या कथन दिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में देखते हैं। जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल का कहना है कि फ्लड या बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा, पर ये वैलिड नहीं है, ध्यान रखना। जॉन मार्शल क्या कथन देते हैं कि इसका मतलब बाढ़ आई होगी, बाढ़ के कारण मतलब है ना हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा, ये वैलिड नहीं है।
फिर देखिए डीपी अग्रवाल एंड अमनानंद घोष, इन्होंने बोला कि नदियों का सूखना, ठीक है, कि नदियों में मतलब पानी की कमी हो गई होगी, नदी सूख गई होगी, इस वजह से वहाँ के लोगों को कि मतलब वहाँ के लोग अपने जीविकोपार्जन ठीक से नहीं करवाएं, खेती बाड़ी ठीक से नहीं कर पाए होंगे, इस वजह से ये कथन भी मतलब वहाँ के हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। तो ये कथन भी कैसा है, इनवैलिड है, ठीक है। उसके बाद देखिए MC वस्ता, ठीक है। MS वस्ता का कथन था कि नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन करने से, पर यह कथन भी कैसा था, नॉट वैलिड था, है ना, ये कथन भी मान्य नहीं था। आगे देखिए राइस एंड सुहाना, ठीक है। राइट्स एंड सुहानी का के द्वारा दिया गया कि भूकंप के द्वारा इसका हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा, पर यह कथन भी नॉट वैलिड है। कैनेडी ने क्या बोला था कि मलेरिया के दौरान, कैनेडी ने बोला कि एक मलेरिया नाम की बीमारी फैली होगी, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता के लोग मर गए और उनका वहाँ पर पतन हो गया, पर यह भी कैसी है, नॉट वैलिड है ना, ठीक है। व्हीलर ने बोला कि आर्यन ने हड़प्पा सभ्यता पर अटैक कर दिया, इस वजह से वहाँ के हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, पर यह भी कैसा है, नॉट वैलिड, ये कथन भी क्या वैलिड नहीं है। फिर देखिए फेयर सर्विस एंड गुरुद्वीप सिंह, ठीक है। फेयर सर्विस एंड गुरुद्वीप सिंह ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा, ठीक है। ये कथन कैसा मान्य है, ध्यान रखना किसका कथन मान्य है, जो फेयर सर्विस एंड गुरुद्वीप सिंह ने जो कथन दिया था कि क्लाइमेट चेंज के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पतन होगा, तो ये कथन कैसा है, वैलिड कथन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम मेजर साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की मेजर साइट कौन कौन सी थी उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा, पहली डिस्कवर्ड साइट ना, पहली खोजी गई सभ्यता कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। कहाँ पर खोजी गई थी, ध्यान, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, मोंटगोमरी पाकिस्तान में, ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। खोज कौन करेंगे, दयाराम साहनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्रमाण बना ना, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ऐसे देके पूछा जाएगा ना, ये विशाल अन्नागार युग्म समाधि के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, कौन सी साइट से मिलते हैं ना, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता देखिए पहली डिस्कवर्ड साइट है, पहली खोजी गई साइट थी, कौन कहाँ पे खोजी गई थी, मोंटगोमरी पाकिस्तान में, और कौन सी नदी किनारे, रावी नदी किनारे। खोज कौन करेंगे, दयाराम साहनी, ध्यान रखना, ठीक है, दयाराम साहनी की खोज करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है ना, गेहूँ व जौ के दाने प्राप्त होते हैं हड़प्पा सभ्यता से। गेहूँ व जौ के दाने कहाँ से प्राप्त होते हैं, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। विशाल अन्नागार प्राप्त होते हैं। युग्म समाधि है ना, ठीक है, जहाँ पे जो कपल हैं उनको मतलब साथ में दफनाने के अवशेष भी कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। विशाल अन्नागार मिलते हैं। उसके अलावा नटराज व मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है, ध्यान रखना, ठीक है। नटराज व मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, हड़प्पा सभ्यता से। 837 कब्रिस्तान भी कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता से। और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी हड़प्पा सभ्यता से मिलता है वहाँ से, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता से मिलता है, तो ध्यान रखना। एक बार और देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में, पहली खोजी गई साइट थी, डिस्ट्रिक्ट जिला कौन सा है, मोंटगोमरी पाकिस्तान में। कौन सी नदी किनारे, रावी नदी किनारे। खोज कौन करेगा, दयाराम साहनी। विशाल अन्नागार के प्रमाण मिलते हैं, युग्म समाधि के प्रमाण मिलते हैं। नटराज व मातृ देवी की मूर्ति वहीं से प्राप्त होती है, और 837 कब्रिस्तान के अवशेष भी वहीं से मिलते हैं। स्त्री के गर्भ से जो निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है वो तस्वीर वहीं से मिलती है, हड़प्पा सभ्यता से। स्वास्तिक चिन्ह का यूज भी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है, और गेहूं व जौ के दाने भी हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद में देखिए मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो अवस्थित है। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। अभी हम पीछे देखे थे हड़प्पा कौन सी नदी के किनारा था, रावी नदी के किनारे। कहाँ पे था, मोंटगोमरी पाकिस्तान में, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे, इंडस या सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज कौन करते हैं, राखालदास बनर्जी, है ना। इनमें कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज कौन करेंगे, राखालदास बनर्जी। अभी देखे थे हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है। यहाँ से सभागार प्राप्त होते हैं, विशाल स्नानागार प्राप्त होते हैं। कॉपर से निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है एक कथन, ठीक है। ये कॉपर से निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। मेडिटेशन करते हुए योगी साधु की स्टेचू भी कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है ना। ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी 2025 में। कॉपर से निर्मित मूर्ति ना, कि जो मोहनजोदड़ो से जो हड़प्पा सभ्यता से जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी वो किसकी बनी हुई थी, कॉपर की, है ना, ठीक है। मेडिटेशन करते हुए योगी साधु की स्टेचू भी कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए लोथल।
लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, ध्यान रखना, ठीक है। तो लोथल गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। खोज कौन करेंगे इसकी? रंगनाथ राव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से ना। एग्जाम पूछा जाता है डायरेक्ट कि बंदरगाह के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से ना। फिर घोड़े की मूर्ति लोथल से प्राप्त होती है। धान व बाजरे के साक्ष्य भी लोथल से मिलते हैं। मुर्दों का नगर भी लोथल को बोला जाता है। और अग्निकुंड भी, अग्निकुंड के जो साक्ष्य वो भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमको लोथल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं लोथल के बारे में वापस। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी किनारे स्थित है। खोज रंगनाथ राव करते हैं। बंदरगाह के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य, घोड़े की मूर्ति, मुर्दा का नगर और धान बाजरे के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल के से प्राप्त होते हैं। अब देखिए कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। ये कहाँ मिलती कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ राजस्थान में अवस्थित थी। खोज कौन करेंगे इनकी? अमलानंद घोष। और यहाँ से इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? यहाँ से, कालीबंगा से ना। ये ध्यान रखना कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ राजस्थान में। खोज कौन करता है? अमलानंद घोष। और जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। फिर आगे देखिए धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे पड़ती है? जिला कच्छ, गुजरात में पड़ती है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो धोलावीरा कहाँ से प्राप्त होती है? गुजरात में, ठीक है। अब देखिए खोज कौन करते हैं धोलावीरा की? जगपति दोषी, ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखे थे, उसके बाद में लोथल देखे थे। इससे पहले लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। उससे पहले हम क्या देखे थे? मोहनजोदड़ो, उसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। उससे पहले हम क्या देखे थे? हड़प्पा, उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। तो ये सारे कन्फ्यूजन दूर करते चलिए, इनके नाम वगैरह पूछ जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। खोज कौन करेंगे? जगपति दोषी ने इसकी खोज की। ध्यान रखना एक मात्र टाउन था जो 3 पार्ट में डिवाइड था। जैसे कि हम देखे थे पिछले ना कि हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में डिवाइड थी, ईस्ट में और वेस्ट में। आपको पता है वेस्ट में कैसे लोग रहते थे? उच्च वर्ग के लोग रहते थे। ईस्ट में कैसे रहते थे? निम्न वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। तो धोलावीरा एकमात्र ऐसा टाइम था जो 2 की जगह कितने पार्ट में डिवाइड था? 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। स्टेडियम के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से मिलते हैं ना। जलाशय कहाँ से प्राप्त होता है? धोलावीरा। उससे पहले हम लोथल में देखे थे, क्या देखे थे लोथल में? याद है कुछ? किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं लोथल में? अभी देखे थे। यहाँ मतलब स्टेडियम के प्राप्त होते हैं, वहाँ से बंदरगाह के, ध्यान रखना, ठीक है। तो धोलावीरा में स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और बंदरगाह के कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से, ठीक है। उसके बाद आती है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो, ठीक है। चन्हुदड़ो कहाँ पड़ती है? वो इस सिंध प्रांत पाकिस्तान में। खोज कौन करते हैं? R.C. मजूमदार इसकी खोज करते हैं चन्हुदड़ो की। अभी देखे थे, पिछली क्लास में देखे थे, है ना, इकोनॉमिक कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन ना। हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक राजधानी कौन सी है? चन्हुदड़ो, ध्यान रखना, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक राजधानी वो कौन सी है? चन्हुदड़ो, ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउन। अब देखिए आर्थिक राजधानी इसलिए तो बोला जाता ना क्योंकि ये कस्बा कैसा था? इंडस्ट्रियल, यहाँ पर औद्योगिक कार्य होते थे, इस वजह से इसको आर्थिक राजधानी बोला जाता था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल टाउन, फैशन सिटी बोला जाता है इसको। लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं, मोतीमन के भी यहीं से प्राप्त होता है। एकमात्र टाउन जिसकी किलेबंदी नहीं की गई थी, है ना। तो ध्यान रखना चन्हुदड़ो इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्या थी? आर्थिक राजधानी थी, ठीक है। अब आर्थिक राजधानी होगी तभी तो होगी ना, जब इंडस्ट्रियल टाउन होगा, पूरे उद्योग होता होगा, तभी उद्योग होंगे तो यहाँ पे क्या फैशन सिटी होगा ना। लिपस्टिक के साक्ष्य मिलेंगे और मोतीमन के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। और एकमात्र ऐसा टाउन था जिस पर सभी किलेबंदी नहीं थी। जैसे कि हम देखे थे पिछली क्लास में ना कि लगभग हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता जिसकी किलेबंदी चारों तरफ उसका किलेबंदी की गई थी। पर मतलब हड़प्पा सभ्यता की एकमात्र ऐसी चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसी साइट थी जिसकी किलेबंदी नहीं की गई थी। उसके बाद में आती है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी पड़ती है हिसार हरियाणा में। बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के ना, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी सबसे बड़ी साइट कौन सी थी? राखी गढ़ी, ये ध्यान रखना, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज होती है। खोज कौन करेंगे? अमरिंदर नाथ, ठीक है। तो सबसे बड़ी खोजी गई साइट कौन सी है? राखी गढ़ी, हिसार हरियाणा में पड़ती है राखी गढ़ी। घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज होती है। और खोज कौन करते हैं इसकी? अमरिंदर नाथ। आगे देखिए बनावली। बनावली कहाँ पड़ती है? हरियाणा में। खोज कौन करते हैं इसकी? R.S. विस्ट, ध्यान रखना। बनावली कहाँ पड़ती है? हरियाणा में। खोज कौन करते हैं? R.S. विस्ट। मिट्टी का बना हुआ हल हमको कहाँ से प्राप्त होता है? बनावली से, ठीक है। तो मिट्टी के बना हुआ हल के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? बनावली से। उसके बाद में आती है रोपण। रोपण कहाँ पड़ती है? पंजाब में। खोज कौन करते हैं इसकी? योगदत्त शर्मा रोपण
पंजाब में स्थित है, उसकी खोज करते हैं। मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? रोपण से मिलते हैं। उसके बाद में आती है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पड़ती है? गुजरात में। खोज कौन करते हैं इसकी? जगपति जोशी। घोड़े की ये बोन है ना, जो घोड़े की हड्डी, उसके साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा। इससे पहले हमने देखा था अभी धोलावीरा। धोलावीरा की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने। तो ध्यान रखना, धोलावीरा की और सुरकोटदा दोनों की खोज कौन करते हैं? जगपति जोशी करते हैं, और दोनों कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आती है रंगपुर। रंगपुर भी कहाँ पे? गुजरात में। इसकी खोज कौन करेंगे? रंगनाथ राव इसकी खोज करते हैं, और यहाँ से धान या भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धान या राइस की भूसी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर, गुजरात से। ठीक है, रंगपुर सभ्यता जो गुजरात में स्थित है। अब देखिए पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन। पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन का कार्यकाल देखिए 2000 BC से लेकर 700 BC तक माना जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में सभ्यता का विकास हुआ? हाड़ क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, जोरबे क्षेत्र में निम्न सभ्यता का विकास हुआ। देखिए हाड़ क्षेत्र में कौन कौन सभ्यता का विकास हुआ? हाड़ सभ्यता, गिलुंड सभ्यता राजस्थान में विकसित हुई। उसके अलावा मालवा क्षेत्र में कायथा सभ्यता, ईरान और नवादा तोली जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर मालवा क्षेत्र में इन सभ्यता का विकास हुआ। जोरबे में कौन कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? दयामवाद, इमाम गांव सभ्यता का विकास हुआ जो महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए इन सभ्यताओं की क्या विशेषता रही? जो पोस्ट हड़प्पा सभ्यता थी उनकी क्या क्या विशेषता रही? ये कैसी सभ्यता थी? रूरल सभ्यता यानी ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या रहेगा? वही एग्रीकल्चर, पशुपालन, घास फूस के कच्चे मकान, कहीं कहीं पे पक्के मकान भी थे। ये सिविलाइजेशन आपस में इंटरकनेक्टेड थी, वे सभी आपस में लेन देन करती थी। ठीक है। कौन कौन सभ्यता? जो हाड़ क्षेत्र की सभ्यता थी, मालवा क्षेत्र की सभ्यता थी, जोरबे क्षेत्र की सभ्यता थी, ये सारी सभ्यता क्या करती थी? आपस में लेन देन करती थी, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थी और क्या करती थी? लेन देन करती थी। अगला टॉपिक है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।